मैं 19 साल की एक खूबसूरत पंजाबन लड़की हूँ, लेकिन मेरे लिए उस उम्र को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैंने उस उम्र में ही वो सब देख इतना तजुर्बा हासिल कर लिया था जो आमतौर पर 28 साल की उम्र की लालकी को होना चाहिए। जब मैं रात के किसी पहर अपने वालिदीन को देखती तो अपने जज्बात पर काबू रखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता और मैं पसीने में शराबूर हो जाती। मेरे अंदर एक शदीद इस्तराब पैदा हो जाता, जिसकी वजह से बाकी रात मेरे लिए एक इम्तिहान बन जाती। शायद यही वजह थी कि 19 साल की उम्र में मेरा जहन मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका था और मेरे जहन में ऐसे ख्यालात आते थे जो एक नौजवान लालकी के लिए नामनासिब थे। हमारा एक कमरे का घर था जहां में मेरे वालिदीन और मेरी छोटी बहन रहते थे। मेरी बहन मुझसे तकरीबन 8 साल छोटी थी, इसलिए वो इन बातों को नहीं समझती थी जो मुझे समझ आ चुकी थी। जब मैं आधी रात को अपने वालिदीन को गुफ्तगू करते सुनती तो मेरे कान सर्क हो जाते और शर्म से मेरा जिस्म काम पटता। मेरे वालिद की गुफ्तगू में बेहियाई की झलक होती और मैं ये चाहती कि मैं उठकर बैठ जाऊं और इन्हें बताऊं कि मैं जाग रही हूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने वालिद के सामने की सकूं। मैं बस अपनी आंखें बंद कर लेती और अंदर ही अंदर शर्म से पिघलती रहती। और कभी मेरे जज्बात इतने शदीद हो जाते कि मेरा दिल चाहता कि मैं उठकर अपने वालिद को रोकूं और कहूं कि अब बस करें, मेरा सब्र जवाब दे चुका है और मैं मजीद ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती। लेकिन मैं सिर्फ सोचती रह जाती। घर के हालात भी अच्छे नहीं थे, हम काफ़ी गरीब थे और फिर हर रात इस अजियत को सहते हुए अपने माँ बाप को इस हालत में देखने के बायस में अंदर ही अंदर एक नामालूम आग में जलने लगी थी। मेरा दिल चाहता था कि कोई ऐसा शख्स मिले जो मेरा हाथ थामकर मुझे इस घर से दूर ले जाए और मैं उसके साथ अपनी तमाम ख्वाहिशात की तकमील कर सकूं। लेकिन ये भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई फर्द मौजूद नहीं था। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं घर से बाहर निकलकर एक अच्छी सी नौकरी तलाश करूंगी और साथ ही अपना हमसफर भी, और इस एक कमरे की जिंदगी से अपनी जान छुड़ा लूंगी, क्योंकि मैं मजीद इस तरह तड़पते हुए जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। फिर जब मैंने अपने वालिद को बताया कि मैं नकरी करना चाहती हूँ तो वो जोर से हंसा और बोला कि तालीम के नाम पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम नकरी करोगी। यहाँ तो अच्छा भला इंसान जौते चिटकाता फिरता है। मेरे वालिद की इस बात ने मेरी खुददारी पर ज़रब लगा दी, तो मैंने होसे में कहा कि अब देखिएगा कि मैं 4 दिन में निकरी तलाश कर लूंगी और फिर ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे वालिद ने मेरी बात सुनकर मुझे एक तेज नज़र से देखा और कहा कि ठीक है, जाओ और अपना शौक पूरा कर लो, लेकिन अगर तुम्हें नकरी नहीं मिली तो दोबारा उस घर की दहलीज पार करने के बारे में सोचना भी मत। मेरे वालिद की ये बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा, लेकिन अगले ही दिन में तैयार होकर निकरी की तलाश में निकल पड़े। मेरी वालदा तो किसी तौर पर भी इस मामले में शामिल नहीं थी, क्योंकि वो तो रात भर वालिद की अजियत बर्दाश्त करने के बाद सुबह देर तक सोई रहती थी और जब उठती तो अपने थके हुए वजूद के साथ घर के कामों में मसरूफ हो जाती। मगर वो दिन भर शर्म के बाद हमसे अपना चेहरा छिपाए रखती थी। उन्हें ये एहसास था कि मैं अब जवान हो गई हूँ और इन तमाम मुआमलात की समझ बोझ रखती हूँ, और उन्हें तमाम हालात से तंग आकर मैंने घर से बाहर निकलने का फैसला किया था। लेकिन मुझे ये भी मालूम नहीं था कि किस जगह जाना है और क्या बात करनी है। मैं तो बस घर से निकली और रक्शे वाले से कहा कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हों और मुझे कोई नकरी मिल जाए। जो जमा पूंजी मेरे पास थी वो मैंने उसके हाथ में दे दी, तो वो मुझे एक फैक्ट्री के सामने ले गया और कहा कि यहाँ रोज नई लालकियों को भर्ती किया जाता है, तुम भी अपने किस्मत आजमा लो। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और फैक्ट्री के अंदर चली गई तो मालूम हुआ कि यहाँ सिर्फ पढ़ी लिखी लालकियों को ही रखा जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं तो अपने वालिद के सामने बड़ी बड़ी बातें करके आ गई थी, तो मैं रिसेप्शन पर बैठी इस लालकी के पास आई और उससे आजिज़ाना गुजारिश करते हुए कहा कि मेरी मालिक से बात करवा दो, मैं खुद उससे अपना मसला बयान करूंगी। तो इसने मुझे गौर से देखा और कहने लगी कि मालिक हर किसी से नहीं मिलते। इसकी बात सुनकर मैं बाहर जाने लगी तो मेरी नज़र एक बड़ी गाड़ी पर पड़ी और इसमें से एक पेंट कोट पहने हुए लंबे चौड़े आदमी को उतर कर आता। मुझे यकीन था कि यही कंपनी का मालिक होगा। वो तकरीबन 50 साल का था और मेरे वालिद से उम्र में थोड़ा बड़ा था। बेअख्तियार मुझे अपने वालिद की याद आई
اور ان کی وہ باتیں بھی جو وہ رات کو میری والدہ سے کیا کرتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اس عمر میں اکثر مرد جذباتی طور پر بے قابو ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ایک سوچ کے تحت اپنا دوپٹہ سامنے سے ہٹایا اور تھوڑا سا گلا نیچے کو سرکا دیا، پھر اپنے بال کھول کر اس کے قریب پہنچ گئی، کیونکہ مجھے کسی بھی صورت میں یہ نکری درکار تھی اور ساتھ ہی کسی کا ساتھ بھی۔ پھر میں نے آہستہ سے اس سے مخاطب ہو کر کہا، سر میری بات سن لیجئے۔ اس شخص نے مجھے ایک گہری نظر سے دیکھا، پھر میرے قریب آیا اور اپنے گارڈ کی طرف دیکھا تو گارڈ نے بتایا کہ یہ نکری کے لیے آئی ہے۔ وہ شخص میری خوبصورتی کو نظر انداز نہ کر سکا اور سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے چل پڑا۔ میں بھی بڑی شان سے اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گئی تو ریسپشن حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ جب میں باہر نکلی تھی تو میرا ظاہری حلیہ باوقار تھا، لیکن اب میں بہت زیادہ خود کو نمائن کر چکی تھی۔ میری خوبصورتی سب کے سامنے آ رہی تھی۔ پھر میں نے مسکرا کر ریسپشن کو دیکھا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے پہلی کامیابی حاصل لی ہو، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں نے اپنی بربادی کے راستے پر قدم رکھ دیا ہے۔ مالک نے مجھے اپنے کمرے میں لے جا کر میرے سامنے بٹھایا اور کہا، اپنی فائل دکھائیں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ قابل بھی ہیں یا نہیں۔ میرے پاس تو کوئی فائل تھی ہی نہیں، لہذا میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں لیکن نوکری کرنا چاہتی ہو۔ تو وہ کچھ دیر تک مجھے خاموش نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر میرے قریب آیا اور کہنے لگا، تم پڑھی لکھی نہیں ہو تو تمہیں نوکری کون دے گا؟ میں کرسی پر بیٹھی تھی اور وہ میرے قریب ٹیبل پر کچھ جھک کر بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے میرا سانس رکنے لگا۔ بہت مشکل سے میں نے یہ بات کہی کہ سر مجھے ملازمت کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے گھر کی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ملازمت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں بہت محنت اور لگن سے کام کرنا ہوگا۔ یہ بات سن کر میں حیرت سے مالک کی جانب دیکھنے لگی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے کون سی ملازمت کی پیشکش کرنے والا ہے۔ تو میں نے مالک سے پوچھا کہ آپ مجھے کیا ملازمت دینا چاہتے ہیں؟ تو مالک نے اپنے ہاتھ سے میرے بالوں کو میرے کانوں کے پیچھے کیا اور پھر اپنی انگلی میری گردن پر پھیرتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی پرسنل سیکریٹری رکھ سکتا۔ اس کے لیے تمہیں ہر وقت میرے ساتھ رہنا ہوگا، جہاں میں جاؤں گا تمہیں بھی میرے ساتھ جانا ہوگا۔ مالک کا انداز ایسا تھا کہ میرے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔